नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बड़ी खबर में और मैं हूं आपके साथ ज्योति। इस बुलेटिन में हम बात करेंगे दिन की 4 बड़ी खबरों की। पहली खबर पंचकुला से है, जहां सीएम मनोहर लाल ने हैप्पी योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित किए हैं। दूसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां किसानों को बड़ी राहत देते हुए सरकार ने 5 एकड़ तक खराब फसल के ब्यौरे की शर्त को हटा दिया है। तीसरी खबर चंडीगढ़ से है, जहां पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन पर सुनवाई करते हुए किसानों को ही फटकार लगाई है। तो वहीं चौथी खबर फरीदाबाद से है, जहां एक साले ने ही अपने जीजा को मौत के घाट उतार दिया। तो चारों बड़ी खबरें आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां पहली खबर जो है हैप्पी योजना से जुड़ी हुई है, जहां पर हैप्पी योजना से जुड़े लाभार्थियों को आज सीएम मनोहर लाल ने कार्ड वितरित किए हैं। इस दौरान सीएम ने लोगों को संबोधित भी किया। सीएम ने कहा कि जनता के हित में सरकार पूरी तरीके से काम कर रही है। वहीं दूसरी खबर भी किसानों से जुड़ी हुई है, जहां पर सरकार ने किसानों को एक और सौगात दी है। और शुरुआत करेंगे पहली खबर के साथ पंचकूला से है। यहां पर हैप्पी योजना के लाभार्थियों को कार्ड वितरित करने के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम मनोहर लाल ने भी शिरकत की। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने लाभार्थियों को इस दौरान कार्ड वितरित की और साथ ही सभी को संबोधित करते हुए कहा कि देश 2047 तक विकसित होगा। सीएम ने कहा कि प्रदेश में एक समान विकास हो रहा है। इस वक्त हरियाणा की विकास दर 8% है। सीएम ने कहा कि अभी तक 14 लाख परिवार गरीबी रेखा के ऊपर उठे हुए हैं। हमारी सरकार ने शिक्षा और स्वास्थ्य में बेहतर काम करके दिखाया है। प्रदेश के विषय में हमने हरियाणा में कृषि के नाते, अपने किसान के नाते जो कुछ किया है, आप एक ही काम करो, पंजाब सरकार को ये कहिए कि जो हरियाणा कर रहा है केवल उतना आप कर दीजिए, बाकी कोई समस्या आपको करने की जरूरत नहीं, कोई विषय आपको करने की जरूरत नहीं। तो फिर इसके नाते तो कर ही सकते हैं। तो खैर, विषय आज विकास के नाते अगर मैं कहूंगा तो लोगों की खुशहाली भी इससे आती है, व्यवसाय बढ़ता है, लोगों को रहन सहन की सुलभ तरीका, आमदन अच्छी होती है। तो अभी नीति आयोग ने पिछले दिनों में एक 2023 के अंदर रिपोर्ट दी है, जिसमें उन्होंने कहा कि हरियाणा एक ऐसा प्रदेश है जिसके 14 लाख परिवार गरीबी रेखा से ऊपर उठे। 14 लाख परिवार, क्योंकि नीति आयोग के स्तर पर ये जो गरीबी की रेखा है वो 1,20,000 है। उनके हिसाब से 14 लाख बाहर निकले। हमारी बीपीएल के लेवल में जो संख्या है वो लगभग 1 करोड़ आ गई है, क्योंकि 1 लाख से नीचे जैसे आज बताया जा रहा है, जो हमारे हैप्पी योजना को शुरू करने वाले ने आंकड़ा लगाया कि 84 लाख लोग ऐसे हैं जिनको हैप्पी योजना का लाभ मिलेगा। वो लेवल है 1 लाख रुपया इनकम। 1 लाख का 84 लाख है तो 1,20,000 तक 1 करोड़ हो जाएगा। हमने उस आय को अपने प्रदेश के लोगों को और सुविधा देने के लिए उसका दायरा बढ़ाकर के 1,80,000 रुपया कर दिया है। 1,80,000 परिवार और आ जाएंगे, लेकिन नीति आयोग के पैरामीटर के हिसाब से हमारे 14 लाख परिवार बाहर हुए हैं, अर्थात हमारा प्रदेश प्रगति कर रहा है। और उस प्रगति में ये जो विशेष अगले वर्ष है, खास करके अगर इसको मैं कहूं, प्रधानमंत्री जी के दिए हुए फॉर्मूले के हिसाब से जो अमृत काल का यह वर्ष है, 2047 तक चलने वाला है। इस अमृत काल के वर्ष में हमारा देश जहां विकसित होगा, हमारा प्रदेश भी विकसित प्रदेशों की श्रेणी में आएगा। फिर उसमें चाहे यातायात के मार्ग रेल हो, हमारी सड़क हो, नेशनल हाईवेज हो, प्रदेश के हमारे स्टेट हाईवेज हो, हमारी जिले की सड़कें हो, हमारे ग्रामीण क्षेत्र के गलियां हो, खेत खलियान के रास्ते हो, विलेज रोड्स हो, मार्केटिंग बोर्ड की हो, हमारी पानी की बात हो, पानी में नहरें हो, पानी की हमारे झीलें हो, पानी में हमारे छोटे छोटे डैम बना रहे हैं, बड़े डैम के विषय भी हमारे चल रहे हैं, पानी के हमारे वाटर रिजर्वायर हो, जलापूर्ति के जितने साधन हैं, नल से जल की बात हो, पानी को रिचार्ज करने की बात हो, या पानी को ट्रीटमेंट करने की बात हो, और फिर जो तालाब है, सरोवर, अमृत सरोवर जिसका नाम दिया प्रधानमंत्री जी ने,
उन अमृत सरोवर को, गांव के अंदर तालाब जो है अपने आप में एक बहुत बड़ा साधन, रिसोर्स होता है हमारे किसान के लिए भी, ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति के लिए भी। 18,000 तालाब है हमारे। हमने इस तालाबों को ठीक करने के लिए, इनको जल को स्वच्छ करने के लिए, सूखे तालाबों में पानी भरने के लिए, उनकी रेनोवेशन के लिए, वहां उसको विकसित करेंगे तो गांव के लोग वहां घूमने के लिए भी आते हैं। पार्क भी होता है, पानी का जो किनारा होता है उस किनारे के ऊपर अगर वातावरण अच्छा हो तो लोग आते हैं, बैठते हैं, गांव का वातावरण शुद्ध हो। हमने तालाब अथॉरिटी अलग से बनाई, बड़ा काम हो रहा है। हमारे राव साहब बैठे हैं यहाँ। 18,000 तालाब में से लगभग 1700 तालाब वो इस लेवल पर आ गए हैं जिसको हम शुद्ध करना चाहते हैं। अमृत सरोवर की श्रेणी में आज भी सैकड़ों प्रोजेक्ट, यानी 50-60 प्रोजेक्ट तो अमृत सरोवर के ही होंगे जो आज बने। ये 600। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता हमारे ओपी शर्मा लाइव हमारे साथ चंडीगढ़ से जुड़ गए हैं। ओपी, आपसे जानना चाहेंगे, मुख्यमंत्री का आज दौरा था और इस दौरान हैप्पी योजना के तहत उन्होंने लोगों को कार्ड वितरित किए हैं, तो क्या है ये हैप्पी कार्ड? देखिए ज्योति, आज हरियाणा के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से करीबन जो है वो 4,200 करीबन 680 के आसपास जो है सौगातें मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दी और इनके ऊपर 4,223 करोड़ रुपए जो करीबन खर्च हुआ है। तो कह सकते हैं कि एक चुनाव से पहले हरियाणा सरकार ने जो लोगों को जो है एक बड़ी सौगातें दी हैं। इसके लिए आज पंचकुला के इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम जो है आयोजित किया गया था और उसके बाद पूरे प्रदेश में जिला स्तर पर जिन जिन जिलों की योजनाएं का जो उद्घाटन होना था, उनके जो भी जिले के जो भी मंत्री, विधायक या पार्टी के बड़े नेता थे, वो सभी जो मौजूद थे और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन सभी योजनाओं का जो है उद्घाटन और शिलान्यास किया। लंबे समय से ये मांगी थी जो जिनकी डिमांड थी और इनके ऊपर कुछ योजनाएं ऐसी थी जिनके ऊपर काम भी चल रहा था। तो कह सकते हैं कि लोकसभा चुनाव में अब करीबन एक हफ्ते के आसपास का वक्त बचा है, कभी भी आचार संहिता लग जा सकती है। तो ऐसे में जो 680 योजनाएं हैं उन सभी का उद्घाटन करना मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए सभी जिलों में जाकर जो है संभव नहीं था। तो ऐसे में आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी योजनाओं का जो है उद्घाटन किया गया। इसमें पानी से जुड़ी जो पीने के पानी की बात करें, सड़कों की मांग करें, स्कूलों की मांग करें, पॉलिसीज की मांग करें, तो आमतौर पर जो 680 योजनाएं उनमें समाज के सभी वर्गों की जो है वो मांगे जो डिमांड थी वो पूरी की गई। बिल्कुल, चुनाव नजदीक है ही यूपी और ऐसे में ये दौरे जो हैं वो आम हो जाते हैं, आए दिन दौरे होते हैं। लेकिन आज का दौरा जो खास बताया जा रहा है क्योंकि एक बड़ी विकास परियोजनाओं का यहाँ पर कई जो संख्या आपने बताई बहुत ज्यादा थी इनकी संख्या, तो ऐसे में चुनाव में किस हद तक ये फायदा दे सकते हैं, क्या सकारात्मक परिणाम इसके रहेंगे? ओपी की आवाज थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रही है, हो सकता है नेटवर्क का इशू हो। आपकी आवाज सही करने का प्रयास करेंगे ओपी। तो जिस तरीके से चुनाव नजदीक हैं, लगातार जो है दौरे ताबड़तोड़ सभी पार्टियों के द्वारा किए जा रहे हैं, ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी आए दिन दौरे पर हैं और इस बीच वो जो है आज फिर दौरे पर पहुंचे पंचकुला के और यहां पर उन्होंने कई हजार करोड़ की विकास परियोजनाओं की सौगात जो है वो जनता को दी है और इस दौरान उन्होंने कई परियोजनाओं का शिलान्यास किया, कई का उद्घाटन किया। जैसा कि हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे कि जल्द ही अब कुछ ही समय बाद लोकसभा चुनाव को लेकर के आचार संहिता लग जाएगी और इससे पहले सभी पार्टियां लगभग प्रयास कर रही है कि जितनी जल्दी हो सके अब वोट जो है अपने पक्ष में बटोरने के लिए जनता के बीच मिला जाए, उनसे बातचीत की जाए। तो इसी कड़ी में जो है लगातार हरियाणा में भी प्रयास किए जा रहे हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस बीच जो है पंचकुला का दौरा किया और यहां पर उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया और साथ ही साथ जो नई परियोजनाएं हैं, कई विकास परियोजनाएं, उनका शिलान्यास किया, उद्घाटन किया और इस दौरान उन्होंने लोगों को संबोधित भी किया। तो दौरे जो है लगातार मुख्यमंत्री के द्वारा भी किए जा रहे हैं, कभी भी जो है आचार संहिता लग सकती है और इसके पहले जो है लगातार लोगों से मुख्यमंत्री जुड़ रहे हैं और उनसे बातचीत कर रहे हैं। साथ ही साथ जो नई नई विकास परियोजनाएं हैं जिनका निर्माण कार्य हो चुका है उनका उद्घाटन कर रहे हैं और जो प्रस्तावित है उनका शिलान्यास कर रहे हैं। बिल्कुल, ओपी शर्मा से दोबारा संपर्क हो गया। ओपी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? बिल्कुल, आप जानकारी दे रहे थे, कंटिन्यू रखिए।
देखिए जो कि आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से करीब 680 योजनाओं का जो उद्घाटन किया गया और इनके ऊपर करीब 4,225 करोड़ से ज्यादा का खर्च आया है। तो कह सकते हैं कि लंबे समय से हरियाणा में जो है लोगों की डिमांड थी इन योजनाओं को आधारशिला रखी जाए या फिर कहीं ना कहीं जो है इन जो योजनाएं पूरी हो चुकी है उनका उद्घाटन किया जाए। दरअसल अब हरियाणा सहित पूरे देश में लोकसभा चुनाव की आचार संहिता लगने में एक हफ्ते के आसपास का वक्त बचा। तो ऐसे में जो 680 परियोजनाएं थी जिनका मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए उद्घाटन किया है, उन सभी का जो है जिले में जाकर उद्घाटन करना संभव नहीं था, वक्त काफी कम था। तो ऐसे में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इन सभी योजनाओं का जो है परियोजनाओं का उद्घाटन या शिलान्यास किया, जिससे आने वाले लोकसभा चुनाव के अंदर पार्टी को कहीं ना कहीं जो है वो फायदा हो सके। इसमें जो है तमाम तरह की जो योजनाएं शामिल है, जिसमें सड़क, वाटर वर्क्स, स्कूल, कॉलेज इत्यादि जो भी है वो सभी तरह की करीब 680 जो योजनाएं हैं। और इस वक्त मुख्यमंत्री ने जब पंचकुला से इंद्रधनुष ऑडिटोरियम में कार्यक्रम आज किया गया, तो आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल का फोकस जो है कहीं ना कहीं सरकार की विकास कल्याण योजनाओं को गिनवाने पर था। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अपनी सरकार में जो भी विकास के कार्य प्रदेश में शुरू किए गए, परिवार पहचान पत्र योजना हो या फिर पौंड अथॉरिटी ऑफ हरियाणा हो, इस तरह की जितनी भी योजनाएं बनाई गई और परिवार पहचान पत्र योजना के तहत जितनी भी भागीदारी इनको दी गई है, उन सभी का जो है मुख्यमंत्री ने गिनवाया। साथ ही 11 मार्च को मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो द्वारका एक्सप्रेस का उद्घाटन करेंगे, उसका भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने जिक्र किया है। तो कहीं ना कहीं मान सकते हैं कि हरियाणा में बीजेपी की सरकार अब पूरी तरीके से चुनावी मोड में जो है आ चुकी है और आने वाले कुछ दिनों में जो है हो सकता है कि कुछ और उद्घाटन या कुछ और बड़ी अनाउंसमेंट आचार संहिता लगने से पहले भी सरकार द्वारा की जा सकती है। इससे पहले भी इस तरह की आचार संहिता लगने से पहले आमतौर पर घोषणाएं होती रहती है। बिल्कुल ओपी, और क्योंकि चुनाव के लिहाज से जो है लगातार बैठकें भी हो रही है, इस बीच दिल्ली में भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है वो बैठक में शामिल हुए, उम्मीदवारों के नाम पर जो है लगातार चर्चा हो रही है। ऐसे में ये तो रहा पार्टियों का रुख, लेकिन लोगों में कितना उत्साह है, क्योंकि आपने कहा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने इतनी बड़ी सौगात जो है पंचकुला के क्षेत्रवासियों को दी, तो लोगों में कितना उत्साह है? देखिए लोगों का उत्साह कितना है कितना नहीं है इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना मुश्किल होगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो आज एक कवायद जो सभी राजनीतिक पार्टियां इस वक्त कवायद कर रही हैं, सरकार अपनी विकासात्मक योजनाओं की जो है वो गिनवा रही है, वहीं विपक्ष कहीं ना कहीं सरकार की योजनाओं के ऊपर जो है वो सवाल उठा रहा है। तो कहीं ना कहीं ये पूरी कवायद लोगों के बीच में जो है जाने की है और अगले लोकसभा चुनाव में जब वो मतदान केंद्र पर पहुंचे तो संगठन अपनी अपनी पार्टी के पक्ष में जो है वो करवाने के लिए कवायद चले, लेकिन इसमें किस पार्टी को कितना जो है फायदा मिलेगा ये लोकसभा चुनाव की मतगणना के बाद ही पता लगेगा। लेकिन इससे पहले तय है कि चुनाव में जो है वो हरियाणा की बीजेपी सरकार का एक तरह से सेमीफाइनल मुकाबला भी होगा, क्योंकि जैसे लोकसभा के चुनाव कंप्लीट होंगे उसके नतीजे आएंगे, उसके 2 से 2.5 महीने के बाद जो है हरियाणा बिल्कुल सही बात होगी, ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि किसको कितना फायदा मिला है। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। और वहीं किसानों के हित में फैसला लेते हुए मनोहर सरकार ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। क्षतिपूर्ति पोर्टल पर लगाए गए 5 एकड़ तक की खराब फसल की जानकारी की शर्त को हटा दिया गया है। अब वो किसान भी अपनी खराब फसल का ब्यौरा क्षतिपूर्ति पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं जिनकी 5 एकड़ से ज्यादा की फसल को नुकसान पहुंचा है। बताया जा रहा है कि विभिन्न किसान संगठनों की तरफ से आई मांग पर विचार करके सरकार ने इस फैसले को लिया है। वहीं किसान 15 मार्च तक अपनी खराब फसल की जानकारी पोर्टल पर अपलोड कर सकते हैं। और किसान आंदोलन को लेकर हाईकोर्ट में जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान किसानों को हाईकोर्ट ने फटकार लगाई है। इसी के साथ ही खनौरी बॉर्डर पर शुभकर्ण मौत मामले की न्यायिक जांच के आदेश भी दिए हैं। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने किसान आंदोलन से जुड़े हुए वीडियो भी देखे और वहीं हाईकोर्ट ने इस दौरान कहा कि किसान नेता कभी भी अपने मुद्दों पर चर्चा के लिए कोर्ट आ सकते हैं। इसी के साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा कि आंदोलन से जुड़ी सभी तस्वीरों को देखने के बाद आप कह रहे हैं कि आप खुद को पहुंचाई गई चोटों पर मुआवजा चाहते हो। शांतिपूर्ण प्रदर्शन की दलील पर हाईकोर्ट ने कहा कि लोग अपने हाथों में तलवारें लिए हुए हैं, क्या वो शांतिपूर्ण प्रदर्शन है?
याचिकाकर्ता के वकील को एक्टिंग चीफ जस्टिस ने कहा है कि किसान नेताओं को सही जगह भेजने की जरूरत है। इसी के साथ ही हाईकोर्ट ने पंजाब और हरियाणा पुलिस से भी कई सवाल इस दौरान किए। आज की सुनवाई में संबंधित राज्यों की तरफ से अपने एफिडेविट और पक्ष रखे गए हैं। भारत सरकार की तरफ से हमने कहा कि हमने किसान नेताओं के साथ 5 बैठकें एक के बाद एक की हैं और हमारे दरवाजे सदैव सबके लिए खुले हैं। हम आज भी चाहे पंजाब सरकार के माध्यम से, हरियाणा सरकार के माध्यम से या सीधे कोई भी किसान नेता संगठन बात करना चाहें, चाहे चंडीगढ़ में चाहे दिल्ली में, हम बातचीत को तैयार हैं ताकि बातचीत करके इसका समाधान निकाला जा सके। और हमने जो जो कदम उठाए हैं एमएसपी के बारे में, जो किसानों के डायरेक्ट खाते में पैसे जा रहे हैं, वो सारी डिटेल हमने उनको हाईकोर्ट को रिकॉर्ड पे हमने आगे ला दी है। जो हमने पिछली डेट पे एक्सेसिव फोर्स के बारे में कोर्ट को प्रयूज किया था, उस पे आज कोर्ट ने लिस्ट ऑफ वेपन मांगी है और क्या क्या किस तरह की बुलेट यूज हो रही है। वहां पे एक डीएसपी अपीयर हुआ था जिसने बोला कि हम प्लास्टिक पैलेट यूज कर रहे हैं, जो कि उनके एफिडेविट जो हम पिछली डेट पे ऑर्डर हुआ था फाइल करने को, एफिडेविट में नहीं थी ये बात। और इस प्लास्टिक पैलेट पे हमने कोर्ट को बताया कि इवन द यूज ऑफ द प्लास्टिक पैलेट इज फॉरबिडेड। ये जो पैलेट होती हैं ये एक बकशॉट में से फायर होती हैं। बकशॉट होता है कारतूस, और वो कारतूस का यूज ही फॉरबिडेड है एज पर द पंजाब पुलिस रूल्स। सो वो हमने आज कोर्ट, एक तो ये हुई है कि क्या क्या वेपन यूज कर रहे हो इतनी ज्यादा, गवर्नमेंट ने माना। हाँ जी, उन्होंने पैलेट गन यूज किया। हाँ जी, एक ऑफिसर अपीयर हो रहा था गवर्नमेंट का, उसने माना। फरीदाबाद की संजय कॉलोनी में एक साले ने अपने जीजा को मौत के घाट उतार दिया। बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश के चलते हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। वहीं मृतक की पत्नी का कहना है कि उसके पति ने उसकी बुआ के बेटे को फरीदाबाद में नौकरी पर लगवाया था। मृतक की पत्नी का भाई अपने जीजा और बहन के साथ ही रहता था। वो कुछ दिनों के लिए अपने घर गई हुई थी और इसी दौरान उसे सूचना मिली कि उसके पति की हत्या कर दी गई है। महिला ने बताया है कि उसका पति, भाई और भाई का दोस्त एक साथ में खाना पीना कर रहे थे और इसी दौरान उनमें झगड़ा हो गया, जिसके बाद से महिला की बुआ के लड़के ने उसके पति पर चाकुओं से वार कर उसे मौत के घाट उतार दिया। मेरे देवर को मार दिया, मर्डर कर दिया। किसने मारा? बुआ के लड़के ने, और एक दोस्त था उसने, मनोज नाम है। आपकी बुआ के लड़के ने? हमारी देवरानी के बुआ का लड़का। अच्छा। जिसके पति का मर्डर हुआ उसके बुआ का लड़का था और अंशुल का एक दोस्त था। अच्छा। हाँ जी। तो भाई भाई हुए, जीजा साले तो नहीं हुए? जीजा साले। जीजा साले कैसे? हाँ, दूर के बुआ के रिश्ते से जीजा साले हुए। साले ने जीजा की हत्या कर दी? हाँ। क्या वजह? वजह कुछ नहीं, अब वही वजह बता सकता है कि क्या वजह है। हमारी तो कोई वजह, कोई रंजिश नहीं थी। अब उसके मन में क्या था वही बता सकता। हमारी मारने वाले का नाम? मोहर सिंह। और जो एक्सपायर हुए? अंशुल। हाँ जी। मुझे यहाँ से चौकी से फोन गया है 1-1:30 बजे गई, जब मुझे पता चला है रात को। हाँ। क्या बताया पुलिस ने? ये बताया उन्होंने कि वो ये पता था, पूछा है कि ये कौन लगते हैं। मैंने जब बताया तो उन्होंने कहा इनका मर्डर हुआ है, कि वो चाकू वाकू लगे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट है। अच्छा। तो मैं उतने ही टाइम से निकल आई। कहाँ थे आप उस समय? गाजियाबाद। कब से रह रहे थे? कब चले गए थे गाजियाबाद? हम चले गए थे 8-10 दिन हुए हैं मेरे को जाए। कौन है वहाँ पर? मेरा भाई था। भाई के पास गए थे? हाँ। पति यहाँ पर थे? हाँ। आपका बुआ का लड़का मनोहर? हाँ। आपके साथ ही रहता था? हाँ, हमारे साथ ही एक ही कमरे में रहते थे। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए मोनू पांचाल संवाददाता हमारे साथ लाइव फरीदाबाद से जुड़ गए। मोनू, ये जो जीजा साले की दुश्मनी थी या फिर लड़ाई थी, इसमें जीजा की मौत हो गई है, क्या है ये पूरा मामला? देखिए ज्योति, फरीदाबाद की बात की जाए तो फरीदाबाद में जो है जो वारदात है उनका सिलसिला जो है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है, क्योंकि जो वारदात है वो लगातार आए दिन होती हुई नजर आ रही है। चाहे वो बात की जाए तो अरुआ की बात की जाए, चाहे वो फरीदाबाद के संजय कॉलोनी की बात की जाए, तो बीती रात की बात की जाए तो संजय कॉलोनी में भी एक जो है चाकू से गोद कर एक व्यक्ति की मौत कर दी। मैं आपको सही बात बताऊं तो जिस तरीके से ज्योति देखा जा रहा है कि जो है जीजा सारे ही जो है जो आरोपी है वो आरोपी इटावा का रहने वाला है, और जो है जो दीपिका है, दीपिका खुद जो है वो अपने बुए के लड़के को यहाँ पर रोजगार के लिए यहाँ पर लेके आई थी। और उसके साथ साथ मैं बता दूं, दीपिका जिस तरीके से
जो बेरोजगार था तो उसको देखते हुए कहीं ना कहीं उसको नौकरी यहाँ पर दिलवाई और जो है वो अपनी बहन और जीजा के साथ रहता था। जो है उसके साथ साथ मैं बता दूं कि दीपिका जो है वो अपने मायके जो है वो गाजियाबाद गई हुई थी 10 दिन पहले ही। और जिस तरीके से देखा जाए तो आरोपी जो है मोहन और उसका जीजा है अंशुल, वो कहीं ना कहीं रात के समय जो है उनके यार दोस्त जो है वो खा पी रहे थे और किसी बात को लेकर के उनकी बहस हो गई और उसके साथ ही जो है मोहन ने अपने जीजा पर जो है चाकुओं से हमला कर दिया। करीब ये वारदात जो करीब है ये लगभग जो 11:30 से और 12 के बीच में बताई जा रही है। और उसके बाद ही जो इसको अंशुल को जो है हॉस्पिटल लेके गए और ज्योति वहां पर जो है डॉक्टरों ने मृतक घोषित कर दिया और वहां से जो है आरोपी फरार हो गई। कहीं ना कहीं जो अंशुल है उसकी पत्नी को फोन करके सूचना दी गई कि आपके पति का मर्डर हो गया और आप कहाँ हैं। तो तुरंत जो है वो दीपिका हॉस्पिटल पहुंची और कहीं ना कहीं आसपास इलाकों में जो है इलाके में वो सनसनी जरूर फैल गई है कि जिस तरीके से चाकुओं से जो है अपने जीजा का ही जो है मोहन ने मर्डर कर दिया। जी ज्योति। बिल्कुल, लेकिन ये झगड़ा किस बात पर हुआ था, क्यों मर्डर किया गया, इसका कुछ खुलासा हुआ है? हो पाया कि आखिरकार ये मर्डर जो है अंशुल ने अपने जो है मोहन ने जो है अंशुल पर जिस तरीके से चाकू से वार किया तो इसको लेकर के अभी किसी तरीके का कोई खुलासा नहीं हो पाया कि आखिरकार ये मर्डर किस बात को लेकर के करा। लेकिन जहां जो लोग हैं वो आसपास के लोग यही जरूर बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो मोहन है उसके यार दोस्त और जो अंशुल है उसके भी यार दोस्त वो जो है कमरे में जो है खा पी रहे थे और उसके साथ ही कहीं ना कहीं नशे के हालत में चलते उनकी टू में हो गई और चाकुओं से जो है अंशुल पर जो मोहन ने वो हमला कर दिया और कहीं ना कहीं मौके पर ही मौत हो गई। बिल्कुल। अच्छा मोनू, इस मामले में अभी तक क्या कुछ एक्शन हुआ है? क्या जो है आरोपी उसकी गिरफ्तारी हुई है? क्या उससे पूछताछ की जा रही है? ज्योति देखिए कहीं ना कहीं जब बीके में जो है जो डॉक्टरों ने मृत्यु घोषित कर दिया तो कहीं ना कहीं पुलिस को भी इत्तला इसके बारे में दी गई और पुलिस मौके पर पहुंची और पुलिस ने मौके पर पहुंच करके जो वो छानबीन शुरू कर दी। लेकिन पुलिस का यही कहना है कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा और आखिरकार इस चीज का भी खुलासा किया जाएगा कि जो मर्डर है वो किस बात को लेकर के किया गया, तू में किस बात को लेकर के हुई। तो पूरा खुलासा जो है आरोपियों को गिरफ्तार करने को लेकर के ही ये खुलासा जो है सारा मामला पता लग पाएगा। और उसके साथ ही जो है पुलिस लगातार जो है आसपास और रिश्तेदारियों में लगातार जो है दबिश देती हुई नजर आ रही है। जी ठीक है मोनू, गंभीर ये मामला है, इस पर नजर बनाए रखेगा। फिलहाल बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम सारी जानकारियों के लिए। तो बड़ी खबर देख रहे थे आप, बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।